Hello everyone, welcome to my online prep. So this is the class third of our most important questions discussion series for JAIIB May 2024 और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल ए ऑफ IE एंड IFS पेपर। तो जैसा कि हमने पहले के सेशन पे भी डिस्कस किया था, यहाँ हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही में कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस है कई बार ऐसा होता है कि इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसके लिए हम लोग पहले कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। सो लेट अस सी व्हाट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज। So first concept is infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। यहाँ पे जो करंट टॉपिक्स हैं, लेट्स से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई नया प्रोग्राम या पॉलिसी लॉन्च हुई, या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हुई, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने के। सो बेसिक चीजें देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी नेशन का जीडीपी अगर वो इंक्रीज करना चाहता है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर फिजिकल, नेचुरल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी आते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। डेवलपमेंट भी ऑल राउंड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती है, नॉट जस्ट जीडीपी। देन अब इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं। देयर इज हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर that refers to the physical networks such as roads, ports, airports, and this is required for the operation of a modern industrial nation. तो ये physical infrastructure होता है। On the other hand, soft infrastructure, these are the institutions. ये किसी भी इकोनॉमी को कॉन्टिन्यूसली रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, जिसमें बैंक्स आ जाएंगे, एजुकेशनल, स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ केयर एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब कई सारे ओवरसीज डेवलपमेंट एड, ये भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है इसके अंदर। फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल रहा है, किस तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। सो ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन अगेन इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, स्टिल हमारे सिलेबस में या हमारे एग्जाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, किस तरीके से इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया है, कौन से पॉलिसी मेजर्स हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या हैं। अब इसी में मॉड्यूल डी में एक चैप्टर है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द मार्केट्स, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो डेफिनेशन क्या है, इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर्स, इनहैबिटेंट्स, रिजल्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड गुड्स। मतलब जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करें, नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट आउटसाइड ऑफ इट, तो हम ग्लोबलाइजेशन को रेफर करते हैं। सो इसके अंदर केवल गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं, फ्लोज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, पीपल, नॉलेज, ये सारी चीजें आती हैं। फिर जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोपोनेंट्स, मतलब जिन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था कि इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैच अप टू द डेवलप्ड वंस। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जीडीपी कम होता है या फिर डेवलपमेंट कम होता है, बट थ्रू ग्लोबलाइजेशन बाय इंक्रीजिंग देयर एक्सपोर्ट्स वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कैच अप, वो अपनी डेवलपमेंट को डेवलप्ड कंट्रीज से और ज्यादा मैच कर सकते हैं। कैसे? इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का कैसे इंपैक्ट पड़ा है, हम देख सकते हैं कि इंडिया हैज इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम, better employment opportunities are there and far more options for customers are there because of globalization। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से। क्या क्या कि पहले तो मीनिंग, उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए किस लिए हेल्पफुल होता है और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा है। इसके अलावा आप एलपीजी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इन चैप्टर्स से। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Right, so here's the first question. Evaluate the following statements about infrastructure financing in India
एंड चूज द करेक्ट वंस। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का क्या सिनेरियो है, क्या इम्पैक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं। सो लेट अस सी दीज स्टेटमेंट्स। अगेन ये मल्टीपल सिलेक्शन टाइप है, तो केयरफुली स्टेटमेंट्स रीड करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हिस्टोरिकली हैज बीन फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि पहले क्या था, केवल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या फिर लाइसेंसिंग जो एक कॉन्सेप्ट था ये एग्जिस्ट करता था, प्राइवेट सेक्टर का उतना रोल नहीं था या फिर एफडीआई का रोल नहीं था। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स रिलाइंग ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वाइट कर रही है, प्रमोट कर रही है, बट कंप्लीट रिलायंस है ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 100% एफडीआई है, कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसको केयरफुली रीड करने पे नो, दिस इज नॉट राइट। थर्ड स्टेटमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आर बिकमिंग अ प्रेफर्ड मॉडल इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। यस, कई सारे प्रोग्राम्स रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं ये पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है। And then fourth is the healthcare and education sectors are currently the top priorities for government infrastructure funding. So although healthcare and education sectors ये important है, पर top priorities में नहीं आते। So ये statement क्या हो गया, ये incorrect हो गया। So the correct ones left are 1 and 3, that is option C। तो इस तरीके से बहुत क्लोजली रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं, बट केयरफुली रीड करेंगे सो वी कैन फिगर आउट कौन से सही है कौन से सही नहीं है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, the next question is consider these statements regarding the different types of infrastructure. Like we mentioned, different types जिसमें कि hard, soft, social infrastructure ये सारे आते हैं, ये important है, उसके meaning directly पूछे जा सकते हैं। So the statements are hard infrastructure refers only to the digital and technological networks। हमने hard infrastructure की definition देखी। This is the physical part जिसमें road, transport ये सब आता है, so this is incorrect। Second, soft infrastructure includes the essential institutions like financial, educational। इसके अलावा इसमें जो hospitals आते हैं वो सब भी आता है, that are important for running of the nation, so this is correct। Third, infrastructure is solely categorized as physical, no consideration for social aspects। अब infrastructure की first जो meaning हमको नाम से समझ में आती है वो बोलता है physical, something that is related to buildings, but ऐसा नहीं है। उसके अंदर सोशल एस्पेक्ट जैसे कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशनल, फैमिली प्लानिंग ये सब भी आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एंड फोर्थ सेज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कंपेयर टू हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट सेज टू ओनली। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, सॉफ्ट में क्या आता है, सोशल में क्या आता है, फिजिकल क्या है, ये सारी चीजें। देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sectors are predominantly associated with hard infrastructure? Again, hard infrastructure में क्या आता है, soft में क्या आता है, ये differentiation आपको पता होगा। So here the statements are information technology and digital marketing, roads and ports, airports, retail and e-commerce। So यहाँ पे hard infrastructure में क्या क्या है, this is related to the modern industrial sector of the nation। तो industrial sector में क्या आएगा, roads and ports आएंगे, also airports will be included। information technology digital marketing इसको हम लोग soft infrastructure में रख सकते हैं, ठीक है। so the correct answer here will be option C, that says 2 and 3। इस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, सॉफ्ट में क्या होगा, देन व्हाट इज फिजिकल, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे तो वो आपको इजी रहेगा याद करने में, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन C। Moving on. The question says, what is the objective of Tarang Sanchar web portal launched by the Department of Telecommunication? अब recent कोई प्रोग्राम या पॉलिसीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने या कोई भी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो टफ कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पूछा है तरंग संचार का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, टू ऑफर ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट, to share information on mobile towers and EMF emission compliances, to track and report cyber crimes।
तो तरंग संचार का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज ओनली वन, दैट इज to share information on mobile towers and EMF emission compliances. EMF क्या होता है? It is the environmental management framework. ठीक है, तो इसके अंदर क्या सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, ये सब बताया जाता है कि किस तरीके से एनवायरमेंट रेगुलेशंस को या पॉलिसीज को जो कि वर्ल्ड बैंक ने दी है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके. सो इसके लिए तरंग संचार वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया एंड इट इज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. Right? So the correct answer is option C. Next, the question says, what is the focus of production incentive scheme for large scale electronics manufacturing? So PLI scheme, again this is related to a recent development. So statements are to encourage import of electronic goods. क्या nation import को promote करना चाहता है? नहीं. So this is not correct. Then to boost the domestic manufacturing of large scale electronics. Yes, this is correct. Also it is related to what? To promoting make in India. Providing subsidies for purchasing electronicals. No, this is also not right. So the correct statements will be 2 and 4, that is option B. So ये scheme in the year 2020 इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली लार्ज इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट करने के लिए इन स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स. इसके अंदर एक टर्म यूज किया था ATMP, दैट रेफर्स टू असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग. सो मेक इन इंडिया में मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ही ये चारों चीजों पे फोकस किया जाए. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस PLI scheme, right? Basically to boost the electronics manufacturing landscape and global level पे इंडिया का electronic sector को promote किया जाए. So the right answer here will be option B, that is 2 and 4 only. Next question. The question says, when was the concept of globalization popularized again by the Organization of the Economic Cooperation and Development? इसमें पूछा गया है again. तो ऑप्शंस क्या हैं? इन द अर्ली 2000s, इन द मिड 1980s, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और इन द लेट 1990s. तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझो. वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन या वर्ल्ड वॉर 2, इस टाइम पे क्या हुआ था? एक रिट्रीट देखने को मिला था. मतलब कि ग्लोबलाइजेशन एंशियंट टाइम में या फिर हम लोग कह सकते हैं 18th सेंचुरी में भी था, पर यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स देखने को मिले थे, एक रिट्रीट देखने को मिला था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन. फिर OECD इकोनॉमीज, इन्होंने क्या किया था? फिर से ग्लोबलाइजेशन को पॉपुलराइज किया था. ठीक है, और कब किया था? इन द मिड 1980s, राइट? तो ग्लोबलाइजेशन को उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोट किया. उसने अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज की बात की थी. और इंडिया में कब हुआ था? विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991-92. तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस सबको नोट कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इन द मिड 1980s, राइट? मूविंग ऑन. Now this question again, what were the consequences of World War I, the Great Depression and the World War II on globalization? हमने अभी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया. ये जो सारे इवेंट्स हुए थे उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन पे? Whether they led to the expansion of globalization or these events forced a retreat from globalization and raised several trade obstacles. They had no significant impact or globalization was solely focused on the military alliances. So what will be the right answer? Yes, it will be option B. मतलब कि एक retreat देखने को मिला था globalization से हटके. protectionism, protectionism क्या होता है? जब countries trade barriers जैसे कि कोटा, टैरिफ, ये सब करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका डोमेस्टिक इकोनॉमीज को या इंडस्ट्रीज को ज्यादा बूस्ट मिलता है और वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करते. सो दैट इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दीज सिचुएशंस. The next question is, what are some consequences of protectionist measures? Again, protectionism होता क्या है? Mainly ये measures या ये ideology follow करते हैं developing nations, जब उन्हें protect करनी होती है अपनी small domestic industries. From what? From global और international competition. तो वो क्या करते हैं? वो trade barriers लगाते हैं. ठीक है, तो उसके क्या consequences होते हैं? Decline in trade और price rise. Yes, this is there. ट्रेड डिक्लाइन होता है डेफिनेटली बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, केवल डोमेस्टिक टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है. देन देयर इज अ इंक्रीज्ड नीड फॉर सब्सिडीज इन प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज. यस, फिर जो इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट से कहते हैं कि ज्यादा सब्सिडीज दो.
ताकि हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगेंस्ट पॉपुलर बिलीफ एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट इंक्रीज होता है, रिडक्शन नहीं होता। सो दिस इज नॉट करेक्ट। यूनिफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे वो ही गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रायोरिटाइज करेगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, जिसमें क्या क्या आएगा, कोटा आ जाएगा, देन टेरिफ आ जाएगा, जितने भी तरह के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आती है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स में, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the question says, what are the interdependent pillars that support fair globalization? First, let us understand what is fair globalization. Fair का मतलब होता है equal. So, equal in terms of opportunities, in terms of advantages, rights that should be protected of the citizens. तो जो भी countries, organizations, government, उनके बीच में एक mutual understanding होनी चाहिए, right? उसके अलावा फेयर ग्लोबलाइजेशन में होता है जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हर एक नेशन को इक्वली शेयर करना होगा। सो इंटरडिपेंडेंट पिलर्स, दीज आर गिवन एट द नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एज वेल एज द ग्लोबल लेवल। ये क्या है? सो द ऑप्शंस आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, environmental development, social development and cultural homogenization. तो the right answer here will be option A, that is 1, 2 and 3. Cultural homogenization का मतलब होता है अलग अलग cultures जो कि countries में है वो लोग क्या करें, एक दूसरे के culture को adopt कर लें। तो ये जरूरी नहीं है, ये interdependent pillars में नहीं है। Economic, environmental and social development, these are important. So the right answer here will be option A. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उन टॉपिक से, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे माय ऑनलाइन प्रेप ऐप पे। वहां पे हमने केवल चैप्टर वाइज ही नहीं बल्कि टॉपिक या कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। सो आप वहां से अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। मोर ओवर यूट्यूब पे भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे इन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, नॉट जस्ट IEIFS, और भी पेपर्स के वीडियोस हम यहाँ पे डाल रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस। आप ऐसे और क्वेश्चंस या कोई और टॉपिक है जिसको आप चाहते हो कि हम कवर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट द माय ऑनलाइन प्रेप ऐप, वहां पे आप बहुत सारे कोर्सेज, डिस्काउंट्स, इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे। सो नाउ वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।